सच कहना मेरी आदत है, मैं सच कहने का आदी हूँ। अगर ये बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। कुछ इसी अंदाज में बीते कुछ महीनों से प्रतापगढ़ जिले में, खास तौर करके प्रतापगढ़ शहर में अपनी बेबाकी से हर मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। ऐसे रवि गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद सर, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा प्रतापगढ़ के आप अध्यक्ष रहे जी। पार्टी के एक मजबूत योद्धा के रूप में आप रहे। पार्टी ने जिस मोर्चे पर लगाया जी जान से पार्टी की सेवा की। सिर्फ प्रतापगढ़ जिले में ही नहीं, लगभग प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपको प्रभार या कार्य सौंपा गया, जिम्मेदारियां सौंपी गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के विरुद्ध जाकर आपको चुनाव लड़ना पड़ गया? देखिए, पार्टी चूंकि सभी पार्टियां हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं और एक वैचारिक मुद्दों पर सभी राजनीतिक पार्टियां काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस सैद्धांतिक मूल्यों की बात करती है उस पर कहीं ना कहीं अगर इस बार का प्रत्याशी नहीं चुना गया, उसका कारण था कि मैं बार बार बोल रहा था कि जब 20 करोड़ के घोटालों की रिकवरी का आदेश हो जाए और उसके 10 दिन बाद उसी परिवार में टिकट दे दिया जाए, तो एक जो एथिक्स की हत्या हुई उसके नाते से मैंने चुनाव लड़ा। और किसी एक कार्यकर्ता को अगर टिकट मिल जाता तब भी मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं अपने लिए नहीं था कि ये कि किसी अन्य कार्यकर्ता को मौका मिले, तो जिससे ये रहे कि जो सैद्धांतिक मूल्यों पर हम काम करते हैं, जिस वंशवाद परिवारवाद की हम बात करते हैं, तो उस पर पार्टी अगर नहीं खड़ी हो रही है या इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है या स्थानीय नेताओं के जरिए जो भी प्रदेश में फीडबैक दिया गया हो, तो उसका विरोध आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम लोग युवा हैं और इसलिए मैं पार्टी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। आपसे पहले वरुण प्रताप सिंह जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। जी जी। उन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ लिया। जी जी। आप अध्यक्ष रहे। जी। आपने नगर पालिका के चुनाव में ताल ठोक दिया। जी। तो ये युवा मोर्चा वाले पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक दे रहे हैं। अब देखिए, युवा तो बदलाव के लिए और किसी सही चीज के लिए अगर संघर्ष करता है तो युवा आगे आता है और आना चाहिए युवाओं को। तो युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? युवा डरता नहीं है, निडर होता है। तो वरुण जी चुनाव लड़े और उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा था। उस समय जो वोट पड़ा उसका लगभग 1.5% के करीब उनको मत मिला और मैंने भी चुनाव लड़ा और जो वोट पड़ा उसका 14% मुझे वोट मिला। और इस बात पर मुझे खुशी है कि नगर की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आपको भी बागी और दागी कहा जाने लगा? नहीं, मैंने कहा कि जैसे उन्होंने हमको बागी कहा तो मैंने कहा कि मैं बागी हूं लेकिन दागी नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रत्याशी को इस बार टिकट दिया गया उनके परिवार में ही, और वो भी स्वयं नगर पालिका का अध्यक्ष रही है, मेरी माँ समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब 20 करोड़ के अधिक का घोटाला जिसका रिकवरी का आदेश आ गया तो मुझे लगा कि ये तो दागी हैं वो लोग, लेकिन मैं बागी हूँ लेकिन दागी नहीं हूँ। तो ये एक ट्रेंड चला, लोगों ने ऐसा कहा तो चीजें चल रही थी। पार्टी के आप मजबूत सिपाही थे जी। पार्टी से कहा नहीं आपने टिकट के लिए? नहीं, टिकट के लिए तो प्रयास किया जाता है, प्रयास मैंने भी किया और मैंने कहा था किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले। अब यही रहेगा कि डीएनए देख के और परिवार देख के, वंशावली देख के अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो ये तो पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपने निर्दलीय पर्चा भरा जी। 14% आपको लगभग वोट मिले। जी जी। निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है जी। और कहते हैं कि पैसा साहब बहुत लगता है, फिर भी आपने दमखम से चुनाव लड़ा। तो ये चुनाव कितना आपके लिए कठिन था और ये जो पैसे वाला खेल होता है कैसे मैनेज किया? देखिए, चुनाव चूंकि ये तो ट्रेंड चल गया उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ की साफ बात अगर की जाए तो प्रतापगढ़ में जरूर कहा जाता है अगर पैसा है तो आप कोई भी चुनाव जीत लेंगे। यहाँ तो अब धनपशु ही विधायक सांसद बन रहे हैं। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो गैर राजनीतिक व्यक्ति पैसा लेके आ रहा है विधायक सांसद बन जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, पैसा बिना पैसे कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? लेकिन जनता के बीच में, लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ा और वही कार्यकर्ता आकर मेरा सहयोग किए और मुझे चुनाव लड़ाए। जनता ही चुनाव लड़ा रही थी, नहीं तो कौन इतना सा चुनाव लड़ता निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भर के।
तो जनता के दम पे, जनता के लिए, जनता द्वारा मैंने चुनाव लड़ा। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे यही थे कि जो नगर की समस्याएं हैं, नगर की चीजें, मूलभूत चीजें हैं, क्योंकि बोला जाता है, दम्भ भरा जाता है कि एक ही परिवार में अजय रहे, हमेशा नगर पालिका अध्यक्ष रहे। आज वो नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुद्दों की बात की जाए तो आज भी वही जल निकासी की समस्या दिख रही है, आज भी वही समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, आज भी जिस प्रकार से कूड़े का अंबार लगा है। तो आप नगर पंचायत अगल बगल की देखेंगे वो भी नगर पालिका से ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा फंड आता है, लेकिन नगर की व्यवस्था, नगर की चीजें, नगर की सूरत आज तक नहीं बदल पाई। और मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा। और सही बात है, आजकल तो चुनाव में सिंबल को प्राथमिकता देते हैं लोग, और चुनाव में मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ होते जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे भी रहेंगे, जीवंत रहेंगे, और इसीलिए एक युवा को आना पड़ता है राजनीति में, और दम भर के किसी एक ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ना पड़ता है। आप पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता थे? एकदम। संघ, एबीवीपी, बीजेपी, इनके लिए कहा जाता है कि इसमें काम करने वाला व्यक्ति अनुशासित होता है, जी। आरएसएस के संस्कारों से होता है। आपने अनुशासनहीनता कर दी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि अनुशासन को तोड़ना पड़ा? जब पार्टी का सिद्धांत ही नहीं फॉलो होगा, हम पार्टी, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा, तो वो तो विचार ही है ना। अगर वो विचार नहीं फॉलो होगा तो कथनी करनी में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर हो जाए कथनी करनी में। तो जब विचार ही नहीं फॉलो होगा तो उसके साथ रह करके क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि विचार दिल्ली से नहीं फॉलो हो रहा है, लखनऊ से नहीं फॉलो हो रहा है, या प्रतापगढ़ में नहीं फॉलो हो रहा है? देखिए, 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, अब 2027 का चुनाव होना है। आज छात्र संघ बहाल नहीं हो पा रही है। यूथ लीडरशिप कहाँ से निकलता है, आप बताइए? बिल्कुल छात्र संघ से निकलता है। अब यूथ लीडरशिप कैसे निकलेगा जब छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा? खत्म कहानी। अच्छा, बड़े बड़े नेता, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे बड़े बड़े नेता सुषमा स्वराज जी हो, बहुत सारे नेता सब छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, नई मुख्यमंत्री, वो भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ से ही नेता निकली। तो छात्र संघ की बहाली नहीं हो रही है, यूथ लीडरशिप डेवलप ना हो, इसके लिए आज 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो युवा जिनको भाजपा ने टिकट दिया या किसी भी पार्टी ने, अगर उनको टिकट दिया तो आप देखिए ना, डीएनए देख के टिकट दिया जाता है। भाई अखिलेश सिंह की लड़की अदिति सिंह जी को टिकट दिया गया, क्यों दिया गया? अखिलेश सिंह की लड़की है। ब्रिभूषण सिंह के लड़के को विधानसभा का टिकट दिया गया, क्यों दिया गया? उनके लड़के हैं। भाई कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता, हम लोगों का सम्मान करते हैं, उनके नाती को विधायक बनाया गया, टिकट दिया गया, क्योंकि वो कल्याण सिंह के नाती हैं। तो जब डीएनए देख के आपको टिकट देना है तो युवा का कहाँ पे रोल रह गया? आप बताइए ना। आप एक लिस्ट निकाल लीजिए 2022 के चुनाव की, कि कोई भी पार्टी है, या मैं जिस पार्टी से जुड़ा था, कि भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद, परिवारवाद की बात करती है, तो जो जितने लोगों को उन्होंने युवाओं को टिकट दिया तो डीएनए देख के दिया। तो अगर डीएनए देख के टिकट दिया जाएगा तो युवा कहां से राजनीति करेगा? तो वही नेता निकलेगा ना जिसके राजा का बेटा ही राजा बनेगा फिर। तो आपकी जो बातें हैं ये सुन करके प्रतापगढ़ ही नहीं, जो प्रदेश के युवा हैं जो राजनीति में आने का सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। विद्यार्थी परिषद के लोग, छात्र संघ, आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, आप आरएसएस से जुड़े रहे, आप संघ से जुड़े रहे, तमाम चीजों से जुड़े रहे, और कहा जाता है कि इसने मन से दरी बिछाई है, उनके लिए दरबार भी सजेगा। तो वही आप तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं इस पर। तो आप बताइए ना, जब छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो कहाँ से यूथ लीडरशिप निकलेगा? जब डीएनए देख के आप विधानसभा का टिकट देंगे, कहाँ से यूथ लीडरशिप आएगा? और कोई नहीं है तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए तो लीडरशिप कहाँ से डेवलप होगा? तो यूथ लीडरशिप कहाँ से आएगा? मैं भी तो युवा हूँ, और सारे कार्यकर्ता भी तो, जो बेचारे युवा जब घर से निकलता है और जाके रैलियों में जाता है, नेतागिरी करता है ना, तो घर वाले उसको बहुत डांटते हैं, और फिर आगे छुपाता है कि नहीं हम कोचिंग गए थे, वहां गए थे। और एक बार जवानी वापस नहीं आती, और आपने जवानी दे दी और उसके बाद फिर किसी के लड़के को डीएनए देख के टिकट दे दिया जाए, नेता बना दिया जाए, तो क्या अर्थ रह गया? फिर आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और बिल्कुल वाली बात बता रहे हैं, कैसे आप लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं? हम तो देखते हैं ना, जब कार्यकर्ता आता है तो उसके घर वाले डांट कहते हैं, रवि भैया के साथ आए हैं, फोन से बात कराते हैं, तो जाता है घर पे, डांट सुनता है ना। तो क्या करेगा बताइए? आप यूथ लीडरशिप कहाँ से डेवलप कर रहे हो? ऐसे ही नेता बस डेवलप करो, डीएनए देख के विधायक बना दो, डीएनए देख के सांसद बना दो।
बाकी आप दोगे 55 साल के लोगों को, 60 साल के लोगों को, ठीक है, युवाओं के लिए कुछ तो रहे। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार बोला ना बिल्कुल कि हम नई यूथ लीडरशिप डेवलप करेंगे जो गैर राजनीतिक परिवार से हैं और राजनीति में है, तो उनको हम डेवलप करेंगे। तो वो नीचे कहाँ चरितार्थ हो रहा है? मतलब आपके कहने का ये भी मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बात कहते हैं वो प्रतापगढ़ के ग्राउंड पर फॉलो नहीं हो रही है। कहीं भी नहीं फॉलो हो रहा ना। यही प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं। सदन में कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि 1 रुपया राजीव गांधी जी भेजते थे और कहते थे कि 16 पैसे ही ग्राउंड पर पहुंचता है। तो आज तो इसीलिए तो वही हो रहा है इसमें भी। आपका ये मतलब इसीलिए तो जितने विधायक सांसद हैं वही चीजें फॉलो हो रही तो जितने विधायक सांसद हैं तो क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पैसा हाई मास्ट में देते हैं जहाँ पे 55% कमीशन होता है। किसमें दे रहे हैं? आप जाके पूछिए ना, निधि का पैसा कहाँ जाता है? जहाँ पे 60% कमीशन होता है वहां जाता है। हाँ, सोलर में जाता है जहाँ पे 50% कमीशन होता है। 10 लाख रुपए दिए 5 लाख अंदर, तो क्या करेंगे? आप विधायक सांसद की बात कर रहे हैं जी। परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी 3 घंटे आपके आवास पर बैठे रहे, आपको लगातार फोन करते रहे, आपने फोन नहीं उठाया, आपने मन बना लिया था कि अब मल्लयुद्ध होगा। जब एक बार आप निर्णय ले लिए तो फिर उसमें पीछे नहीं होना चाहिए। और प्रतापगढ़ का जो प्रताप है, जो प्रतापगढ़ का गौरव है, अगर मैं चुनाव में बैठ जाता तो बोलते प्रतापगढ़ में कोई निर्दलीय लड़ने वाला नहीं। मतलब किसी को बैठा दीजिए। संतोष मिश्रा जी एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, तो उनको डरा धमका के बैठा दिया गया। अब अगर मैं भी बैठ जाता तो क्या बोला जाता कि प्रतापगढ़ में कोई ऐसा प्रताप ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े। और ये प्रतापगढ़ का जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं इससे उसकी छवि धूमिल होती ना कि प्रतापगढ़ के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, इसके नाम में ही प्रताप हो। आप चुनाव लड़े जी, आपको और आपके ताऊ जी को पार्टी से निकाल दिया गया। ताऊ जी आपके भारतीय जनता पार्टी स्थापना के जो सदस्य थे उन सदस्यों में से थे। मतलब स्थापना काल से ही प्रतापगढ़ में जुड़े रहे राजनीतिक रूप से। और ताऊ जी कई पदों पर रहे, बूथ अध्यक्ष से लेके भाजपा के नगर अध्यक्ष, भाजपा के जिला महामंत्री, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, मतलब एक जिला अध्यक्ष का पद छोड़ दिया जाए भाजपा में, बाकी सभी पदों पर, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे, तो सभी पदों पर रहे और निकाला गया। तो इसमें कोई हमको पीड़ा नहीं है। अगर कैपेबिलिटी होगी मेरे अंदर, ताऊ जी के अंदर, अगर मेरे अंदर वो लगेगा जनता के लिए मैं काम करूंगा तो जनता पसंद करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, सेनानी जी के सुपुत्र लड़े, है ना, और उनको पार्टी नहीं निकाला। क्या कारण था? रवि गुप्ता को निकाले, ताऊ जी को निकाल दिए। लोकसभा से बड़ा चुनाव थोड़ी ना था नगर पालिका का। ये जो चीजें होती है, देखिए, देख कर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए इसके लिए। अच्छा, आप नहीं निकाले, और वही हरिप्रताप जी 3 दिन में 3 पार्टी बदले थे। 2017 में विधानसभा का चुनाव टिकट मांग रहे थे, 3 पार्टियां बदली उन्होंने 3 दिन में। वो हमको क्या बताएंगे कि भाजपा क्या है? मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। मेरे दादाजी जो है स्वयंसेवक थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे घर भोजन किए थे। मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक रहा हूँ और तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। किसी के निकालने से, किसी के निष्कासित करने से मेरी छवि पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा उसका। आप पर्चा भरने जाते हैं, आप जैसे ही अपना पर्चा अधिकारी को थमाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। आंखों में आंसू इसलिए आ गया कि जिस पार्टी के लिए जीवन भर काम किए, हमारे पिताजी काम किए, हमारे दादाजी काम किए, उस पार्टी के खिलाफ पर्चा देना पड़ा, नामांकन करना पड़ा। तो एक बार आंख में आंसू आ गया कि यार, जिस विचारधारा में काम किए आज उसी खिलाफ पर्चा भरना पड़ रहा है। लेकिन पार्टी ये नहीं सोचती। पार्टी सैद्धांतिक रूप से काम करने वाले लोगों को बेवकूफ समझती है। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से काम करने वाले लोगों को बेवकूफ समझती है। प्रतापगढ़ में यही हो रहा है। आप बताइए ना, कौन बन रहा है विधायक, कौन बन रहा है सांसद, कौन क्या हो रहा है? पैसे वाले लोग पैसा दे करके यहाँ पर सांसद विधायक बन रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिसके पास पैसा होगा वही सांसद विधायक बनेगा। टिकट तो उन्हीं को मिल रहा है, जनता सिंबल पे वोट देती है, बाद में फिर करी आती है कि कहाँ इनको धन पशु को टिकट दे दिए, कहाँ इनको विधायक सांसद बना दिए। और फिर ये होता है कि ठीक है,
तो ये चीजें जब प्रभावी तौर पर जमीन पर नहीं होता तो सिद्धांत के साथ रहना चाहिए। अगर आप कोई गलत कर रहा है तो आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप क्या राजनीति में क्या काम कर रहे हैं। आप डिप्टी सीएम के चुनावी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे जी, रात हो गए, लोकसभा में एक विधानसभा का प्रभारी थे। लोकसभा में विधानसभा के प्रभारी थे आप। क्या डिप्टी सीएम जी से आपने बात नहीं की पार्टी में बने रहने को लेकर या टिकट को लेकर के? नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ होता है हम लोग एक प्रक्रिया है कि जहाँ जहाँ जाना चाहिए तो हम लोग सब जगह जा करके अपना जो भी प्रोफाइल है देते हैं कि हमने ये काम किया। और सामाजिक रूप से बहुत सारा कार्य मैंने किया नगर में, जिले में, तो वो हम लोग बताते हैं। लखनऊ में क्या आश्वासन मिला आपको? यही था कि उनके परिवार में टिकट नहीं जाएगा, ये कंफर्म कर दिया था प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि उनके परिवार में टिकट नहीं जाएगा, किसी को मिलेगा। क्योंकि 20-20 सभासद विरोध कर रहे थे, जाके विरोध किए 20-20 सभासद, तो उसका बहुत बड़ा मायने होता था कि भाई 25 में से 20 सभासद विरोध कर रहे हैं। और कारण था, सब लेके जा रहे थे कि दैनिक जागरण पेपर कटिंग कि 22 करोड़ का आरोप जो उसकी रिकवरी होगी इनके परिवार, तो ये सब चीजें थी। अच्छा, वही दिख रहा है अभी चुनाव के बाद, आप देखिए कि क्या हो रहा है। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ की राजनीति की अगर बात की जाए, चूंकि आप युवा हैं, आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रतापगढ़ को बखूबी समझते हैं। 2022 में गठित कैबिनेट को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग बीती जितनी कैबिनेट रही है, सरकार की जितनी भी कैबिनेट रही है, उसमें 1 या 2 मंत्री जरूर रहे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ की विकास की स्थिति को देखा जाए तो प्रतापगढ़ आज भी वहीं खड़ा है जहां 10-15 साल पहले था। इसका कारण किसको आप मानते हैं, कि युवा होने के नाते या एक युवा नेतृत्वकर्ता के नाते? देखिए, जब यूथ लीडरशिप डेवलप नहीं होगा, पुराने नेता नहीं आएंगे, जमीनी नेता नेताओं को मौका नहीं मिलेगा, तो जो धन पशु आएंगे 8-10 करोड़ खर्चा करेंगे तो वही रिकवर करेंगे। वो तो आते हैं जब उनके पास कोई जाता है कि भैया एक तो इंटरलॉकिंग दे दीजिए 100 मीटर का, हमारे घर पे बहुत समस्या है, पानी भर जा रहा है, तो कहते हैं हम 7 करोड़ खर्चा किए हैं और हम तो कराएंगे लेकिन आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा इसमें। तो रिकवरी करने में लग जाते हैं, तो क्या विकास होगा, कहाँ से विकास होगा? नहीं, प्रतापगढ़ के विकास का क्या विजन है आपका? किस तरीके से विकास किया जा सकता है? क्योंकि प्रतापगढ़ चूंकि एक हिस्टोरिकल तरीके से भी देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से, तो प्रतापगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जिला है। प्रतापगढ़ में मतलब चाहे महाभारत काल से आप जोड़ेंगे और चाहे आप जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, तो वो प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रमाण हैं यहाँ पर, चाहे वो ऐतिहासिक प्रमाण हो और जो उस शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में जो कई सारे यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई, उसका साक्षी प्रतापगढ़ रहा। और प्रतापगढ़ कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है, प्रतापगढ़ स्वामी करपात्री जी की जन्मस्थली है, तो इस नाते से प्रतापगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रतापगढ़ में ही पहला किसान आंदोलन, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जो पहला किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, प्रतापगढ़ से आप वहीं के रहने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया, और आज चूंकि जब सोचा नहीं जाएगा तो आपके आज के युवाओं से अगर आप पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि प्रतापगढ़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रतापगढ़ प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और एक रैली करते हैं 2019 की लोकसभा चुनाव में जी, और वो प्रतापगढ़ के लोगों से कहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट सीधा मुझ तक पहुंचेगा। क्या ऐसा अवरुद्ध आया कि दिल्ली का विकास प्रतापगढ़ नहीं पहुंच पाया? आपको क्या लगता है? सही रीजन वही है, एक मैंने बता दिया कि जब धनपशु आकर यहाँ पर सांसद विधायक बनेगा तो वो अपने पैसे की रिकवरी करेगा, वो जो पैसा खर्चा किया उसकी रिकवरी करेगा, तो विकास कैसे होगा? आजकल के तो विधायक सांसद में तो देख रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलर है, वो ये देख रहे हैं कि हम वहां पर 10 बीघा जमीन ले लें और वहीं से बाईपास चला जाए, अच्छा खासा मुआवजा मिल जाए, तो वहां की वैल्यू बढ़ जाए। अब ये सब चीजें बोलना नहीं चाहिए लेकिन यही चल रहा है। तो अब आज के जो चाहे विधानसभा सदस्य हैं, चाहे लोकसभा सदस्य हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम कर रहे थे। कहाँ से प्रतापगढ़ का विकास होगा? एक विजन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, वो विजन दिखाई नहीं देता। ये शिक्षाविद में अगर आप सोचिए तो मुनीश्वर दत्त जी की धरती है, और उनको जो है प्रतापगढ़ में शिक्षा के रूप में और
बहुत ही उनका सम्मान होता है। और आज आप शिक्षा की दृष्टि देखिए, एक तो मेडिकल कॉलेज है और एक तो छोटा सा चोट लग जाता है तो रेफर कर दिया जाता है प्रयागराज और लखनऊ, क्योंकि कोई सोचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और एक युवा अगर बोलता है, संघर्ष करता है, चीजें उठाता है, मुद्दों को उठाता है, तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। और इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बोल्ड लीडरशिप यहाँ पर डेवलप होगा तो वो डीने वाला मैटर फिर खत्म हो जाएगा। रवि गुप्ता जी, चूंकि आप भी रवि गुप्ता हैं जी, लोकसभा सांसद संगमलाल गुप्ता रहे यहाँ से जी, 2024 के चुनाव में क्या रहा उनकी हार का कारण आपके नजरिए से? अब वो एक माहौल, चूंकि कई चीजें थी, संविधान का भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा कि चीजें चली और उसका इम्पैक्ट लगभग प्रतापगढ़ से जो चारों तरफ देखेंगे चौहद्दी में जितनी सीटें हैं, चूंकि ये हमको लगता है छठे चरण में यहाँ चुनाव था तो वो मुद्दा भी हावी हो गया था। और माननीय सांसद जी ने कहीं ना कहीं जनता से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया होगा और लोग उनके साथ जो थे, एक कहते हैं ना निंदक नीरे राखिए, तो निंदक नीरे राखिए वाला भी अगर नेतागिरी में आजकल होता है कि कोई बता दिया कि यहाँ गलत है तो लोग बुरा मान जाते हैं, है ना। तो ये भी जरूरी है। एक बात कही जाती है मान्यवर की जो बहुत चलती है इस समय प्रतापगढ़ में, अगर चर्चा राजनीतिक होती है, लोकसभा को लेकर चर्चा होती है, तो ये कहा जाता है कि अगर प्रत्याशी बदला जाता तो माहौल प्रतापगढ़ का बदलता। बिल्कुल चुनाव जीत जाते, जीत जाते और यही आगे होगा। 27 में प्रत्याशी नहीं बदलेंगे, सारे के सारे सीट हार जाएंगे, क्योंकि विधायकों का काम यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग करे गया है। वो तो ढूंढ रहे हैं कि जो है कोई आए बोले कि हाई मास्ट हमारे यहाँ लगवा दो। अच्छा, आपने डीएनए की लगातार चर्चा की। हाँ, और सीधा प्रश्न फिर आपसे यही है जी, कि आपने डीएनए देखकर टिकट दिया जाएगा, डीएनए देखकर टिकट दिया जा रहा है, आपने लगातार कहा, तो सीधा प्रश्न आपसे यही है मेरा जी, मैं प्रश्न को घुमाऊंगा भी नहीं, एकदम सीधे पूछे, स्पष्ट जवाब भी दूंगा आपको। अगर आप रवि गुप्ता ना होकर के, प्रतापगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ जी, अगर आप रवि गुप्ता ना होकर के रवि मिश्रा या रवि सिंह होते तो क्या आपको पार्टी से निष्कासित ना किया जाता? नहीं, ऐसा नहीं। ये रवि गुप्ता और रवि मिश्रा, रवि सिंह का ये आप तुलना करेंगे, लेकिन एक चीज है कि जो वर्ग आंख बंद करके किसी दल का समर्थन करता है, उस वर्ग के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। जो भी चीजें हैं, जैसे व्यापारी वर्ग वो आंख बंद करके भाजपा का साथ देता है, तो पार्टी को लगता है कि कुछ भी करेंगे, कितना भी शोषण करेंगे, उनको बांध के मारेंगे, तब भी ये वर्ग हम ही को वोट देगा। तो ये कल्चर चला आ रहा है। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग है वो व्यापारी वर्ग है, और उसी वर्ग से मैं आता हूँ। अब उस वर्ग में सभी लोग होते हैं, उसमें सिर्फ बनिया ही नहीं होता है। भाजपा के लिए कहा जाता है, कई लोग ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि भाजपा तो व्यापारियों की पार्टी, आप कह रहे हैं व्यापारी वर्ग ही परेशान। व्यापारी तो परेशान ही है ना, व्यापारी परेशान है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑनलाइन का। आप हम लोग एफडीआई की बात करते थे, वहीं पे चौक घंटा घर में नारा लगाते थे, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। हाँ, बिल्कुल। चौक में पुतला फूकते थे हम लोग, विद्यार्थी परिषद में थे तो। और आज एफडीआई 100% लागू हो गया। हाँ, विदेशी निवेश आजकल देख रहे हैं कि आप 10 रुपए का टूथपेस्ट भी खरीदेंगे तो पैसा जा रहा है अमेरिका में। तो इस पर अगर नहीं बोलेंगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा। 2027-28 के बाद जो व्यापारी है ना, वो उन्हीं के यहाँ नौकरी करेंगे। ये आज का हाल है। और उसका कारण ये है कि जब एक जैसे वैट आ रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं चीजें थोड़ा मुखर होके बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। और उस वैट का विरोध इतना भयंकर किया व्यापारियों ने, क्योंकि वैट में उनको लगा कि हमारा नुकसान है, ये नुकसान होगा, जो भी व्यापारी नेता बताते हैं। लेकिन उस समय चूंकि सपा की सरकार थी राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो व्यापारी खुल के विरोध किया। और जब उसका खूब नुकसान होने लगा, जब एफडीआई और 100% जो है विदेशी निवेश यहाँ पर लागू होने लगा, तब 25% हो रहा था, तो हम लोग तो नारा लगा रहे थे सोनिया जिसकी मम्मी और सरकार निकम्मी है। और वही 100% लागू हो गया आज। तो व्यापारी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाजपा कर रही है, भाजपा की सरकार है।
तो जिस विचारधारा से वो जुड़ गया उसको लगता भी नहीं है। और जैसे एक तो पतीले में आप पानी रख के भर दीजिए, मेढक को डाल दीजिए, तो सुने होंगे ना, तो उसको जब गर्म करेंगे तो मेढक उसी में रहेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कोई निकल ही नहीं पाएगा। तो आज व्यापारियों का वही हाल है। एक समय ऐसा आएगा कि व्यापार तो एकदम खत्म हो जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ही रहेगा। आज की डेट में कपड़ा व्यापार, ये आपका फुटवियर जूते चप्पल का व्यापार, आपका मोबाइल का व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार एकदम खत्म है। जो व्यापारी 1,000 रुपए का सामान लाएगा 1,050 का या 1,100 का बेचेगा, वही ऑनलाइन में 900 रुपए का मिल जाएगा, तो कस्टमर कहाँ से जाएगा उनके पास? बिल्कुल। तो वही बताते थे कि वॉलमार्ट जैसी जब मॉल कल्चर आ जाएगा, विदेशी कंपनी आएंगी, तो जो चीज हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं वो 90 रुपए में बेच देंगे, व्यापार चौपट हो जाएगा। यही तो हम लोग जाके लोगों को, व्यापारियों को बताते थे 2011 में, 12 में, 2010 में, और आज वही लागू हो गया है। आप एक तो टूथब्रश खरीदिए अमेजॉन से, पैसा कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा। बिल्कुल। तो उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। और व्यापार, आप जाइए ना, आप रिटेल में जाइए, व्यापार खत्म है एकदम से। तो रवि गुप्ता इस व्यवस्था का विरोध करेंगे कि हम जो गलत चीजें होती विरोध करता हूं मैं। क्या विरोध करता है? मैं व्यापारी वर्षों में बोलता हूं कि अरुण जेटली जी ने कहा भाई कि हम एक ऐसा नियम लाएंगे, आज तो वो नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा उसमें MOU लाएंगे, ऐसा नियम नॉर्म्स लाएंगे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रहेंगी तो वो कुछ प्रतिशत ही ऑनलाइन बेच पाएंगी। जैसे ये मोबाइल है जी। तो सैमसंग कंपनी अगर 100 पीस बनाई है तो मान लीजिए 25% उन्होंने बोला, तो 25% मतलब 25 मोबाइल ही वो ऑनलाइन बेच पाएगी। बाकी 75 मोबाइल वो ऑफलाइन ही बिकेगा। तो जब ऑफलाइन बिकेगा तो व्यापारी के यहाँ से लोग लेंगे, रेट भी नहीं खराब होगा। आज तो ये हाल है कि कोई भी चीजें हो, चाहे जूता चप्पल हो, चाहे कपड़ा हो, रेडीमेड हो, कोई भी सामान हो, तो उसमें आपको ऑनलाइन में चले जाइएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा दुनिया भर का। तो आम व्यापारी क्या करेगा? वो तो कोरोना में लोगों की मदद कर रहा था वही व्यापारी ना। आज जब मौनी अमावस्या और इतनी भीड़ है कुंभ में, तो रास्ते रास्ते में जो भंडारा खिला रहा है कौन है? व्यापारी वर्ग तो है ना। यद्यपि सभी वर्ग के लोग होंगे, लेकिन व्यापारी वर्ग के लोग बहुतायत में ये काम करते हैं। जब भंडारा होता है, जब हम दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं, तो बहुतायत में व्यापारी वर्ग उसमें समर्थन करता है ना। जो हमारी धर्म से जुड़ी चीजें हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो मंदिर बनते हैं, धर्मशाला बनते हैं, बहुतायत सभी लोग करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुतायत आप देखते होंगे व्यापारी वर्ग समर्थन करता है। क्या फ्लिपकार्ट वाले और अमेजॉन वाले डोनेशन करेंगे कि भाई एक तो मंदिर बन रहा है 1100 चंदा ले ले? इस आपकी तमाम बातों का सारांश ये है कि रवि गुप्ता जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को धोखा दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो व्यापारियों के साथ छल हो रहा है, जो व्यापारी आज की डेट में व्यापार चौपट हो रहा है। आप जाइए, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ था वो 2 करोड़ 3 करोड़ पे आ गए। एक समय ऐसा है कि वही लोग नौकरी करेंगे। अब नहीं बोल पा रहे हैं, मैं व्यापारी हूं, मैं बोल रहा हूं। आपके बोलने का खामियाजा क्या मिला आपको? मिले ना मिले खामियाजा, हम तो प्रतापगढ़ के हैं और मुखर होके बोलना जानते हैं। चलिए, आखिरी प्रश्न आपसे मैं लूंगा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या प्राइम फोकस नगर पालिका तक है या विधानसभा? जनता के बीच में रहे, जनता के लिए काम करेंगे, और उस समय तत्कालिक रूप से जो लगेगा, और जनता चाहेगी तो, जनता ने चुनाव लड़ाया था नगर पालिका का, और जनता चाहेगी तो फिर से विधानसभा में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहेगी तो लोकसभा में आएंगे, जनता चुनाव लड़ाएगी। क्योंकि मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत पैसा तो है नहीं कि 10-20 करोड़ रुपए दे के टिकट ले आऊंगा इसे। जनता के बीच में काम करूंगा। जनता के, भाई जो समय मैं संगठन में देता था, 7 घंटे 8 घंटे 5 घंटे जो भी देता था, आज वो समय मैं जाकर के जनता के बीच में काम कर रहा हूं, जनता के लिए लड़ रहा हूं, मुद्दे उठा रहा हूं। तो जब मुद्दे उठाऊंगा, जनता के लिए काम करूंगा, तो पार्टियों को लगेगा कि यार इसके पास तो लोग हैं, तो बुला के हमको टिकट देंगे, लगेगा तो। और नहीं तो धन पशु को लाएंगे, हम तो यही हाल रहेगा। विधानसभा में हमारे साथ एक विधायक है, और जो हाल है पूरा विहीन हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रवि गुप्ता जी, जो कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे, आज वो प्रतापगढ़ के उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में आने का सपना देख रहे हैं? देखिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। इतनी गंदगी पड़ी है, भरी पड़ी है गंदगी, कि बता रहा हूं ना कि
विधायक निधि का पैसा आता है तो सोचते हैं कि हाई मास्ट में पूरा पैसा इंटरलॉकिंग दे दे, इसलिए देना चाहते हैं कि कमीशन वहाँ ज्यादा है। तो जब युवा आएगा तो उसका विरोध करेगा गलत चीजों का। उसकी बहुत ज्यादा युवाओं की वो नहीं रहती है कि बहुत पैसा कमा ले, बहुत वो कर ले। वो चाहता है कि बस ठीक है कि यश कीर्ति सम्मान बने और लोगों के लिए काम करें और लोगों का सम्मान करो, लोग हमको भी थोड़ा सा तवज्जो दे, हमारी बात सुने, हम जो करें। और एक बदलाव चाहता है युवा, और युवा राजनीति में नहीं आएगा तो आज की जो वर्तमान राजनीति दिख रही है ना, वो बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि छात्र संघ बहाली की भी बात करनी चाहिए और बिना डीएनए के युवाओं को टिकट देना चाहिए, बिना डीएनए देखे। तो इन सब चीजों पर काम होगा तो युवा शक्ति, यूथ लीडरशिप आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, प्रतापगढ़ जिले का विकास होगा। और युवा शिक्षित अपनी अभी छात्र राजनीति में अगर उसकी रुचि है तो वो आप उस फील्ड में जाइए, लेकिन शिक्षा को मत छोड़िए, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास रहेगी, आप पढ़े लिखे रहेंगे तो तार्किक तरीके से आप अधिकारियों से बात कर सकेंगे, तार्किक तरीके से आप नेताओं से भी लड़ झगड़ सकेंगे। और जब आप पढ़े लिखे पॉलिटिशियन के रूप में आएंगे तो आपको जानकारी रहेगी, किसी भी आप प्रशासनिक अधिकारी से बात करेंगे तो आप कानूनी रूप से आप उससे बहस कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है और पढ़ाई लिखाई के साथ युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। चलते चलते बस एक प्रश्न आपसे कि क्या आपको ये कभी महसूस हुआ चुनाव लड़ने के बाद ये जल्दबाजी कर दी संगठन में? कतई नहीं, संगठन में थोड़ा और समय देते तो हो सकता था। सही समय था, बोलते हैं ना सही समय है यही समय है, तो वही समय था। क्योंकि आज नहीं अगर हम लोग बोलेंगे तो ऐसे चलता चलाएगा। जब 2018 में 2017 में जब चुनाव हुआ नगर पालिका का तो महिला सीट हुआ था, तो महिलाओं में बहुत सारी नेत्रियां थी भाजपा में। तो अगर वो लोग बोलते हैं कि किसी का देहांत हुआ तो सहानुभूति भी मिलती है, तो परिवार में टिकट दिया जाता है। तो 2017 में क्या था, कोई महिला जो कार्यकर्ता जो काम करती हैं, क्या उनको टिकट नहीं दिया सकता था? क्या नीलम हिंद जी नेता नहीं थी? क्या बहुत सारे नेता थे उस समय? महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी माधुरी सिंह जी, क्या उनको जो है टिकट नहीं दिया जा सकता था? तो चूंकि आप नहीं बोलोगे ऐसे ही चलता चला आएगा और राजा का बेटा राजा बनेगा, चलता रहेगा। राजा के परिवार से लोग बनते चले आएंगे। तो अगर लोकतांत्रिक देश में, हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, तो राजतंत्र की भावना लोगों में निकलनी चाहिए। और कार्यकर्ताओं का मन था कि रवि गुप्ता लड़े और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदेश गया कि कार्यकर्ता को आप अगर मौका नहीं देंगे तो कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। और बहुत सारी चीजें थी चुनाव में, आप लोग जानते हैं कि 3 बजे के बाद कितनी बेईमानी हुई, कितना कैप्चरिंग हुआ, कैसे वोट पड़ा, वो सब विषय है। लेकिन किस प्रकार से चुनाव जीता गया, क्योंकि बाई इलेक्शन था। लेकिन कहीं ना कहीं जब युवा राजनीति में आएगा और अपनी बात रखेगा और उसको लगेगा कि सैद्धांतिक रूप से निर्णय सही नहीं है, उसके खिलाफ दम भर के वो कहीं ना कहीं चुनाव में आएगा तो लोग उसका समर्थन करेंगे। 4353 नगर पालिका के लोगों ने वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, बहुत था मेरे लिए। रवि गुप्ता जी अब उन 4353 लोगों से मिलते हैं या और लोगों की तरह नदारत हो गए? हम तो एकदम जिस दिन मैं चुनाव हारा दूसरे दिन मैं श्याम बिहारी गली में, चौक घंटाघर में, और रूपापुर में, तो सब जगह मैं जाकर लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। और धन्यवाद दे रहा हूँ, वहाँ के मुद्दे भी उठाने का काम करूंगा, मुद्दे उठा भी रहा हूँ और लगातार लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के लिए प्रयास करूंगा। और नगर की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए आदरणीय रवि गुप्ता जी। तो आप थे हमारे साथ आदरणीय रवि गुप्ता जी। ऐसे ही तमाम प्रतापगढ़ की हस्तियों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।